कोलिजियम सिस्टम में अभी तक यही होता आया है कि SC STs के लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। कि बाबा साहब ने जिस समय संविधान बनाया उसमें जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था की गई या अन्य सरकारी सेवाओं में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, वहाँ आर्टिकल 335 में बाबा साहब ने कहा कि देयर इज द क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन दिस सर्विसेज एंड पोस्ट्स। इट मीन्स इट इज आल्सो ए पोस्ट। जो जजेज हैं, जजेस की भी एक पोस्ट है और इसका सारा का सारा जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वह भारत सरकार उठाती है या हाई कोर्ट्स में रेस्पेक्टिव स्टेट उठाते हैं। तो जब सारा का सारा खर्च सरकार कर रही है तो उस खर्च में जो कि जनता का पैसा होता है, जनता के धन से, जनता के कर से ये सरकार पैसा इकट्ठा करती है और उससे सरकार चलती है, उसके वे होते हैं। जहाँ पर अब सरकार का पैसा लग रहा है उन जजेस के ऊपर, चाहे उनका वेतन हो, चाहे उनका सरकारी निवास हो, चाहे अन्य जो सुविधाएं जजेस को मिल रही हैं, वह सारी की सारी भारत सरकार या संबंधित राज्य के कहने का मतलब यह है टैक्स पेयर का पैसा लगा है। तो जब टैक्स पेयर का पैसा है और उसमें इस देश के SC ST का भी पैसा लगा हुआ है, तो लिहाजा हमारा ऐसा मानना है कि जब तक इस सिस्टम में या तो कोलिजियम सिस्टम अगर ये बरकरार रखना चाहते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय जस्टिस केयर साहब थे उस समय जो NGC था उसको खारिज कर दिया था और कोलिजियम सिस्टम को ही बरकरार रखा। तो कोलिजियम सिस्टम अगर आप रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और SC ST के लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। और ये रिप्रेजेंटेशन जो शब्द है, मैं तो इसको कहूँगा कि यहाँ पर रिजर्वेशन शब्द आना चाहिए, तभी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। तो जो आपने बात कही कि किस तरह से ये संभव हो सकता है, उसका मैंने रास्ता बताया आपको। मेरा नाम जाहिद ताज अली एडवोकेट है, मैं जस्टिस फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ SC ST एडवोकेट्स ऑर्गेनाइजेशन को कि उसने इतने बड़े मुद्दे को पहली बार कम से कम जो है देश के सबसे आखिरी कोर्ट और सबसे बड़े कोर्ट के सामने उठाया। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी पिछले दिनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कर्मचारियों में जो है, कर्मचारी जो नियुक्त होंगे उनमें रिजर्वेशन की जो है व्यवस्था की है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि भाई सबसे ऊपरी कोर्ट पर हम इसलिए आए हैं, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने, दुष्यंत जी ने बताया कि एलिवेशन का मामला है। जब एलिवेट होते हैं तो वकीलों से एलिवेट करने में जो है कहीं भी SC ST को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अभी आप बार बार पूछ रहे थे कि कोलिजियम पे आपका क्या कहना है सर से, तो मैं आपको बता दूं हमारे लिए तो कोलिजियम का होना ना होना बराबर है। वो इसलिए है कि अगर कोलिजियम से हो तो हमको रिजर्वेशन में लिया जाए, SC ST को जब एलिवेशन हो तो उसका रिजर्वेशन किया जाए। 2 जज हों, 3 जज हों, 4 जज हों, जितनों को एलिवेट किया जाए उनमें एक आंकड़े के अनुसार लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो वकील रजिस्टर्ड हैं, आपको जानकर हैरानी होगी उसमें 20% से ज़्यादा SC ST के वकील हैं पूरे देश में। उसके बावजूद आप अगर आंकड़ा लगाएंगे जजों का तो आप पाएंगे कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का मामला नहीं है। तो हमारा कहना ये है या तो अगर कोलिजियम सिस्टम रहे तो हमें रिजर्वेशन में लिया जाए, वरना कोलिजियम सिस्टम खत्म हो, आप सीधा जैसे AOR की होती है ऐसे आप जो ये कहा जाता ना फिर कि सरकार के हाथ में आ जाएगी ना जुडिशरी सिस्टम, पूरा न्यायपालिका उसका दबदबा हो जाएगा। मैं वहीं बताने जा रहा था कि या तो कोलिजियम सिस्टम में रिजर्वेशन को लागू किया जाए। अगर कोलिजियम सिस्टम खत्म करें, हमारी तो पहली डिमांड यही है, अगर कोलिजियम सिस्टम खत्म करें तो जिस तरह से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जैसे सर हैं, इस तरह से जो डायरेक्ट आज यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, तो हम मानते हैं कि हमारा समाज इतना कैपेबल है कि अगर 10 जजों की नौकरी होगी तो मैं लिख के दे रहा हूँ 8 आएंगे हमारे तो। हमारे तो 8 आएंगे। तो हम तो इस बात को चाह रहे हैं, देखिए रिजर्वेशन जो है वो कोई दान में, कोई भिक्षा में या कोई दया पे नहीं मांगा जा रहा, वो तो इसलिए मांगा जा रहा। अभी आप बहुत से लोग कहते हैं जनरल सीट पर भी लड़के आते हैं जब कैपेबिलिटी होती है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कई लोकसभा सांसद जनरल सीट से आते हैं। मतलब हमारी कैपेबिलिटी पे, हमारी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, ये तो रिजर्वेशन से है। हम ये कह रहे हैं आप रिजर्वेशन खत्म करो, डायरेक्ट जो है जब एलिवेशन हो
इसमें, या फिर डायरेक्ट जब भर्ती हो आप जो है करिए मत एलिवेट। आप चाहते हैं कि एग्जाम होना चाहिए, आप डायरेक्ट एग्जाम करिए, आप क्यों एलिवेट कर? एलिवेशन में आप हमें रिजर्वेशन देंगे नहीं, डायरेक्ट भर्ती आप करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो ये जो बुनियाद का पत्थर आज रखा जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं सभी लोग, ऐसे ऐसे नौजवान, ऐसे ऐसे जिनका एनरोलमेंट अभी हुआ है, ये आने वाले टाइम में। और मेरी तो सबसे जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे जूनियर्स हैं, उनसे मैं तो ये अपील करूंगा, और अब मीडिया से खासकर आपसे, अभी आप बाहर भी कह रहे थे कि भाई SC ST के इतनी वकील हैं, आपने भी वो उठाया था, तो एक छोटा सा, बस एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको खत्म करता हूं। जब बाबा साहब के एक सब ऑर्डिनेटरी उन्हें जो है पैसे के दम पे उस ये मान लीजिए कि साम दाम दंड भेद से हरा दिया, तो ये बाबा साहब कहीं सभा कर रहे थे, तो वहां से वो गुजरे जा रहे थे सांसद महोदय। अब जब सांसद महोदय गुजरे जा रहे थे, उन्होंने देखा बाबा साहब जो है भाषण दे रहे हैं, तो वो रुक गए सम्मान में। जब सम्मान में रुक गए, जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, तो बाबा साहब के पास आए और थोड़े से शर्मिंदा हुए कि भाई आप मेरे सामने चुनाव हार गए। तो बाबा साहब ने जो बात कही है, वही मैं जो हूँ यहाँ के सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि बात में क्या होता है। तो बाबा साहब ने कहा कि आप बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, वो इसलिए शर्मिंदा ना हो, आप भले ही साम दाम दंड भेद से जीत गए हो, लेकिन खड़ा हुआ कुत्ता भी बैठे हुए हाथी से छोटा होता है। लेकिन सर सवाल तो यही है, इसलिए बहुत जरूरी है, सवाल कोई नहीं है, सवाल सिर्फ ये है, मैं बता रहा हूँ, सवाल कोई नहीं है, सवाल सिर्फ ये है, अगर कोलिजन सिस्टम खत्म भी कर दिया जाए, मान लिया जाए, तो फिर बैलेंस कैसे आएगा सर? अरे सर मेरी बात, अभी भी यही कहा जाता है ED CBI सब सरकार के वो बने हुए हैं, तो वही तो फिर यहाँ हो जाएगा सारा सर। एक मिनट, अगर सरकार में डेमोक्रेटिक सिस्टम में, अभी तो देखिए कैसी कैसी जब एग्जाम से आएंगे तो एग्जाम में अपने आप पारदर्शिता आएगी। जैसे UPSC एग्जामिनेशन होता है, NFS कर दिया जा रहा है SC ST OBC को। सर आपने देखा नहीं कितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ये देखिए सीट की सीट खाली जा रही है। हाँ, सीट खाली जा रही हैं, लेकिन आपको योग्य नहीं बताते हैं वो, देखिए योग्यता है। अब अयोग्य अगर हमको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये सरासर जो है वहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, और उस नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए जब हम एग्ज़ाम देते हैं, जैसे UR का एग्ज़ाम होता है, तो बाकायदा मार्कशीट बनती है। अगर मार्क्स हमारे अच्छे आए हुए हैं, तो फिर कैसे हमको अयोग्य ठहरा देंगे? इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है। यहाँ पर जैसे UR के एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं है, जिसके मार्क्स आते हैं 60% कट ऑफ रखा हुआ है, जिसके एग्रीगेट 60% आएंगे, है ना, वो पास माना जाएगा, क्वालिफाई हो जाता है। तो ऐसे ही एक सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है कि भाई जिसके 60% या 70% या 75% जिसके आएंगे, वो जजेस के लिए योग्य हो जाएगा। लेकिन सर कई हमने सरकार की दखलंदाजी इसमें रहेगी नहीं। कि हमारे देश में जहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, वहाँ SC ST का रिप्रेजेंटेशन है, और जहाँ आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आपको कहीं भी कोई भी रिप्रेजेंटेशन SC ST कैटेगरी से नहीं मिलेगी। जैसे आप यहाँ हाई कोर्ट्स में देखिए, डायरेक्ट एंट्री नहीं है एडवोकेट से। बहुत से ऐसे हाई कोर्ट हैं कि आज तक वहाँ कोई जज जो SC ST एडवोकेट से बना ही नहीं है। बहुत से हाई कोर्ट्स हैं, ये जो हमारी जो स्टडी है वो बताती है। इवन अपना जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस श्री सुरेश कुमार कैद साहब के बाद में कोई दूसरा जज एडवोकेट से नहीं बना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम जो यहाँ सब लोग, हमारी जो ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सारे पदाधिकारीगण और हम लोग सब यहाँ एक मेमोरेंडम देंगे CJI साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनसे हमारी जो मतलब रिक्वेस्ट होगी कि भाई आप जो है कॉलेजियम का जो आपने सिस्टम यहाँ बनाए रखा है, तो उसके माध्यम से जो SC ST के जो एडवोकेट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा देश के अंदर। और बहुत से ऐसे, तो क्या आप कॉलेजियम में चाहते हैं या कॉलेजियम को खत्म करना चाहते हैं? नहीं, हमारा सीधा मकसद ये है कि कायदे में तो अगर अवेलेबिलिटी के अनुसार जो काबिल जो जज हैं, कॉम्पिटेंसी होती है इस देश के अंदर, कि कॉम्पिटेंसी नहीं है, कॉम्पिटेंसी कम निकल के आएगी। कोई एक सामूहिक एग्जाम हो UPSC की तरह, उसी से पता चलेगा कौन कॉम्पिटेंट है कौन कॉम्पिटेंट नहीं है। बट जो हमारा आर्टिकल 124 है वो प्रोवाइड करता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो हाई कोर्ट जजेस के लिए करता है। बट पीछे जब ये लॉ भी बना, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक घोषित कर दिया 2015 में। तो हमारा अपना मानना ये है कि भाई चाहे आप कॉलेजियम सिस्टम रखिए, चाहे नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट कमीशन है उसके माध्यम से रहिए, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और अगर आप कॉम्पिटेंसी की बात करते हो तो उसके लिए खुला ओपन UPSC की तरह एग्जाम दीजिए, एग्जाम कराइए, उसके माध्यम से हम लोग आएंगे।
भाई कॉम्पिटेंसी और उसकी बातें करना बड़ा आसान है, मगर देखिए इतिहास ये बताता है सुप्रीम कोर्ट का कि यहाँ पर एक आम एडवोकेट के लिए, विशेषकर SC/ST कैटेगरी के एडवोकेट्स के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा, क्योंकि आज तक बना ही नहीं है। क्या इतना कोई कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि हम लोग हाई कोर्ट और उसमें जो जज बन सके? ये भी आरोप लगते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत में बस कुछ ही चुनिंदा परिवार के लोग ही जज बन ये सकते हैं। आरोप नहीं सच है ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है, निश्चित रूप से सच्चाई है। वो पैरेलल जो मतलब आप देखिए, आप तो मीडिया कर्मी है, आप उस माध्यम से आप देख सकते हैं, आपके पास स्टडी सबकी अवेलेबल है। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन एक मजिस्ट्रेट एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मजिस्ट्रेट बनता है। वहाँ एक क्राइटेरिया है कि भाई जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेगा, सिविल जज बनेगा। मगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जहाँ एक तरह से उसको जो पावर है उसकी पावर होती है, उसके बावजूद भी वहाँ जो सिर्फ सर हमने पिछले दिनों देखा, सरकार भी चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, आप भी चाहते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत तो वो मैंने अभी बताया, जैसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। जो सिस्टम है ये जो मतलब इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, तो मतलब कॉलेजियम सिस्टम संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है? आर्टिकल 124 नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करता है, और इसके माध्यम से अगर वो हो जाता है तो निश्चित रूप से एक आम एडवोकेट, विशेषकर SC/ST को भी वहाँ प्रेजेंटेशन मिलेगी, और ये कह के जो कहे कॉम्पिटेंट नहीं है, ये सब चीजें उनसे खत्म हो जाएगा। पर अभी तो खुद CJI जो है वो बौद्धिस्ट हैं, दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं, क्या उनसे कोई उम्मीद है आपको? नहीं, उनसे मैं समझता हूँ कि वो एक इंडिपेंडेंटली इतनी पावर में नहीं है कोई कुछ इस तरह से ले सकें। उनका भी एक सिस्टम होता है, जैसे आप देखेंगे कॉलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि भाई जहाँ रिजर्वेशन नहीं है और रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आखिरी फैसला तो CJI का ही होगा ना, किसको अपॉइंटमेंट करना किसको नहीं। देखे जो लिस्ट जाती है अब तो CJI साहब जो वो हो गए, फंक्शन ही नहीं रहे। अब तो आपको पता ही 1 महीने पहले तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, अब वो पहले ही कुछ नहीं कर पाए। 24 नवंबर खत्म हो गए, तो अब तो मैं समझता हूँ उनसे किसी भी तरीके की उम्मीद रखने रास्ता नहीं, क्योंकि ये कोई आसान मुद्दा नहीं है, बरसों पुराना मुद्दा है, वर्षों का, कभी किसी ने उठाया ही नहीं। आज फर्स्ट टाइम हम लोग, हमारी संस्था इसको उठा रही है। SC/ST के वकील तो हमेशा कहते रहे हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम तो है, ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन नहीं, वो होता तो है नहीं। प्रभावी रूप से हमने ये मतलब सारा विचार करने के बाद में हमारी जो संस्था है जो पूरे देश में वकीलों के हित के लिए बात कर रही है, उसमें सब में तो कौन करेगा सर इसको? सरकार? हम लोग सब करेंगे। एक जनरल एडवोकेट्स में, पब्लिक में, आप लोगों के माध्यम से सबको एजुकेटेड करेंगे कि भाई जो यहाँ जो बैठे हुए हैं वहाँ कोई भी नहीं है, बातें ही होती हैं। देखिए मतलब बहुत से हाई कोर्ट में आज तक कोई रिप्रेजेंटेशन रहा ही नहीं, तो ये क्या कारण है? भाई आप कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, आप UPSC की तरह एग्जाम लीजिए ना, एग्जाम देंगे हम लोग, जो एग्जाम में क्वालिफाई होगा, और कितना टफ से टफ आप एग्जाम रख लीजिएगा। भाई आप यहाँ देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए एग्जाम होता है ना, वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोगों का, वहाँ भी क्वालिफाई रिजर्वेशन तो नहीं, विदाउट रिजर्वेशन, चूंकि हमारे लोग वहाँ क्वालिफाई करके आते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम को, तो निश्चित रूप से वहाँ हमारे लोग पहुंच गए हैं। अगर वहाँ एग्जाम नहीं होता और वहाँ भी यही सिस्टम होता तो शायद हो सकता है वहाँ भी कोई नजर नहीं आता। सर जैसे आपने अभी कहा कि ये गैर संवैधानिक बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने गैर, हाँ बिल्कुल, तो फिर इसको क्या रास्ता कैसे निकलेगा इसका? सर रास्ता यही है कि हमारा जो सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि भाई आपने उसको असंवैधानिक कर दिया, तो आप जिस भी तरीके से जो भी आप अपनाएं, हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दीजिए, SC/ST एडवोकेट्स को डायरेक्टर जज अपॉइंट कीजिए। कोई रास्ता है जो आप बता सकते हैं कैसे जाएंगे वहाँ तक? भाई आपने कॉलेजियम सिस्टम जाता है 1-2 परिवार, 2-4 परिवार का कब्जा है लगातार। नहीं, जो स्टडी ये बताती है करीब 300-350 परिवार हैं, वो ही आपस में एक दूसरे को अपॉइंट करते हैं। तो हमारा वहाँ यही मानना है कि भाई वो चीजें जो है उसमें हमारे लोगों को भी, विशेषकर SC/ST एडवोकेट्स को इंक्लूड कीजिए। बाकी जो जनरल है सबको ये लगे कि ये सिस्टम, ये देश सब हमारा अपना है। हमें भी जो यहाँ एक ऐसी फीलिंग आए कि निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे जो है वो है। एडवोकेट सुरेश चंद्रा, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का भी मेंबर हूँ बस बेसिकली। लेकिन जो व्यवस्था चल रही है कॉलेजियम सिस्टम की, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से 100-200 परिवार हैं, उन्हीं के मतलब जो है बच्चे, लड़के लड़कियां जो है जज बनते हैं, तीसरी पीढ़ी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जो है। हम जैसा आम आदमी तो जो है बड़ी मुश्किल से एक आध आ गया, बाय डिफॉल्ट कहोगे, गलती होगी कहीं, हाँ, या कहीं सिस्टम में उनकी अप्रोच है तब आ सकते हैं। अदरवाइज इन्होंने अपने हाथ में ऐसा कॉलेजियम सिस्टम ले रखा है जिसको ये किसी को एंट्री नहीं करने देते हैं। अब जैसे बाबा साहब ने एक प्रोविजन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में, एक ICJ के थ्रू मतलब जो है एक परीक्षा हो, तो एटलीस्ट कुछ लोग तो मतलब एंटर कराएंगे उससे जो।
वो ICJ से होंगे तो कुछ प्रमोटेड होके पहुंचेंगे वहाँ तक, तो वो उसको सरकार की भी मंशा नहीं है उस चीज़ के लिए जो कि वो उसको लागू करे। जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं तो ऊपर तक पहुंचते हैं, मतलब जो है भारत UPSC सरकार की का, तरह। हाँ UPSC कराएगी उसको ICJ। तो मुझे लगता है कि तो लोगों को बड़ा कंफ्यूज रहता है, क्या ये कोलिजियम सिस्टम जो है क्या निचली अदालतों में भी लागू होता है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए है ये, बस ओनली केवल। नीचे तो वो एग्जाम से ही है? एग्जाम से आते हैं लोग जो एच से आते हैं, और लोअर जुडिशरी होती है जो हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है उसको जो है। तो लेकिन सर अब दिक्कत कहाँ आ रही है? कानून मंत्री आपके हैं, CGI अभी मौजूदा आपके समाज के हैं, SC/ST के हैं, वो बुद्धिस्ट है, तो सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है। ऐसे तो प्रधानमंत्री हैं देश के। हमारे जो है हैं? 131-32 सांसद हमारे हैं, लेकिन वो सब जो है दही जमा के मुंह में बैठे हुए हैं संसद में। वो केवल उसके जो सरकार होती है उसके सहारे पे चलते हैं। लेकिन आवाज कुछ लोगों ने उठाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उतने बहुमत में नहीं है वहाँ पर जो। तो ना तो सरकार की मंशा है, देखो सही सीधी सी बात है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट का तो मसला कॉलेजियम का है ही है। तो इनकी एंट्री जो सुप्रीम है, कोर्ट तो अभी भी आरोप लगाता है कि हम नाम भेजते हैं, सरकार रिजेक्ट कर देती है। कई बार ऐसा होता है, देखिए। ऐसा नहीं है। हाँ। जो अब मान लो हमारे शांति भूषण जी हैं जो ये आ रहे हैं पुराने, मतलब जो है सदस्य यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के, क्या ये योग्य नहीं है कि एस चौहान साहब का नाम गया था जो है, ठीक है, तो वो भी साइड कर दिया गया। तो ये सब बहानेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम मतलब सुप्रीम कोर्ट से जाता है और सरकार खारिज कर देती है। वो सब मिली जुली व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखाने के लिए है कि जो सरकार अलग है और ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अलग है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल चल रहा है जो। उसमें ये कहा गया कि एक बार फिर आप एजेंसियों के पास अप्रोच करिए, कंसर्न डिपार्टमेंट के बाद नहीं सुनते हमारे पास फिर आइए। अब मुद्दा जो आपने बताया, एक सवाल आपने पूछा, नोट फाउंड सूटेबल पहले से चल रहा है, ये केवल एक बचा मेंटेलिटी लोगों की नहीं है। उसका उदाहरण, जब नोट फाउंड सूटेबिलिटी की बात आती है, पहला बैच आज़ादी के बाद निकला IAS का, तो उसमें टॉप पे नंबर 1 अच्युतानंद दास थे जो रिटर्न में सबसे ज्यादा मार्क्स। दूसरा उदाहरण आपका टीना बॉबी का रहा। तीसरा उदाहरण आपका उत्बिल बीरबल राजस्थान के IIT में टॉपर है। ऐसे नहीं, कम से कम मेरे पास 100 उदाहरण है। अब आप प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ले लो, यूपी का उदाहरण देता हूँ। MLC और MLA के लिए तो कोई योग्यता नहीं है, नॉट फाउंड सूटेबल। 21% पॉपुलेशन है यूपी में, 21 MLC होने चाहिए। MLC में क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है तो कितने हैं? 2। ये मेरे पास लिस्ट है जिसके लिए मैंने एक PIL भी लगाई है। और ऐसे ही बिहार का मैंने आंकड़ा निकाला, वहाँ पर 15 MLC होने चाहिए, 3 या 4 है। दूसरा आंकड़ा RTI से मैंने निकाला, उसमें लगाया 700 यूनिवर्सिटी है सेंट्रल स्टेट, उसमें 150 SC/ST के वाइस चांसलर होने चाहिए, 2 या 3 है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है। तीसरा मैंने आंकड़ा RTI डाल कर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निकाले, 402 की लिस्ट आई। 402 में 90 SC/ST के चेयरमैन होने चाहिए और उसमें 2 या 3 हैं। ये कहाँ से है? अब सवाल आता है नॉट फाउंड सूटेबल। जितने PSU हैं उसमें वाइस ये क्या नाम है, पब्लिक सेक्टर के जो चेयरमैन है कौन बन रहे हैं आजकल? IAS बन रहे हैं। और IAS आज़ादी के बाद जब बैच शुरू हुआ, IAS IAS PS तो हमारे निकल ही रहे हैं। तो ये तो केवल कहने वाली एक बहाना है, नॉट फाउंड सूटेबल। ऐसे कम से कम बहुत सारे मेजर सेक्टर में बताऊं, और अभी भी PIL के लिए फिर दोबारा मैंने ये डाया, ये सब पॉइंट। अब प्रॉब्लम कहाँ है? द्रोणाचार्य तो हर विभाग में बैठे हुए नहीं, हैं। वो मत बताऊं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? देयर इज पॉलिटिकल रिजर्वेशन MLA और MP में। अगर उनको वोट डालने भी दिया जाए तो MLA 87 यूपी में SC कोटे के जाते हैं, 5-6 MLC तो वो चुन सकते हैं, क्योंकि वोट वो उस तरह से डालते हैं जहां पार्टी व्हिप कहती है। अब क्या आता है, ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? इसकी बात बता दूं। आवाज़ इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि जो थोड़ा सा बोल्ड होकर आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन ला इन्होंने एक बनाया हुआ, उसे रोक लगा। अब क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा
SC/ST का जो रिजर्वेशन है, मैंने RTI डाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पिछले साल। पूछा भाई बताइए SC/ST की पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है? जवाब था कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दूसरा सवाल पूछा, वो नियम बताइए अंडर विच दे आर फील्डिंग द कैंडिडेट ऑन रिजर्व सीट। जवाब था कोई वो नहीं है। इन दोनों को लेकर के मैंने जब अध्ययन किया तो पाया ये तो सबसे बड़ा घोटाला तो यहाँ है। जो रिजर्व सीट से जाते हैं टिकट जीत करके, दे एक्ट एज ए एजेंट और पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज ए प्रिंसिपल। अब सवाल आता है दैट लीगल आइडेंटिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दैट इज रूलिंग द आइडेंटिटी ऑफ SC/ST। पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों दिया गया? क्योंकि मेंटेलिटी लोगों की इनके खिलाफ थी, इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन का उद्देश्य क्या है? लोगों की बात, SC/ST के लोगों की बात पार्लियामेंट में उसमें सुनी जाएगी, कुछ इनके काम होंगे। अब सुनी क्यों नहीं जाती है? क्योंकि जो जीत करके जाते हैं वो एक्ट कर रहे हैं। अंडर सेक्शन 182 उसमें क्लियर लिखा हुआ है प्रिंसिपल और एजेंट बोथ आर डिफाइंड। अब एक आइडेंटिटी जनरल आइडेंटिटी में कैसे काम कर सकते हो? वो तो मेंटेलिटी पहले से ही खराब है। ये सारे फैक्ट्स मैंने लिखे हैं इसमें, दोबारा फिर PIL डालूं। प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो ये पॉलिटिकल पार्टी रिजर्व कैंडिडेट को सीट पर खड़ा कर रही हैं, ये अपना जब कोई नियम नहीं है इनकी आइडेंटिटी, ये जबरदस्ती खड़ा ना करें। ये जब रुक जाएगी तो निर्दलीय जीत कर जाएंगे, कोई भी जाएंगे। उसमें अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसमें क्लियर लिखा हुआ है कोई भी एसोसिएशन, कोई भी बॉडी जो जीत के आएगी वो अपना लीडर ऑफ द हाउस चुनेगी। तो ऐसे ही 131 MP जब जीत के जाएंगे लीडर ऑफ द हाउस चुनेंगे और अपनी शर्तों के हिसाब से हम वो देंगे, समर्थन देंगे। सीधी बात है, इसका सॉल्यूशन। सर आप लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ सनातन के जो रक्षक हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो कह रहे हैं अगर आरक्षण खत्म नहीं हुआ देश में तो गृह युद्ध होगा। एक बात बता दूं, ऐलान है उन लोगों का। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट आरक्षण। आरक्षण एक वर्ड दिया। आरक्षण का मतलब है अगर मेरे 21 पॉपुलेशन के हिसाब से 21 MLC बनते हैं तो दैट इज आरक्षण, या उससे कम बनते हैं दैट इज नॉट आरक्षण। अगर उससे ज्यादा बनते हैं, 21 की जगह मान लिया 30 बना दिए, दैट इज आरक्षण। अब ये तो केवल रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आरक्षण तो है ही नहीं। इनकी तो पॉपुलेशन से ज्यादा कभी मिला ही नहीं है कुछ। दिस इज रिप्रेजेंटेशन। और सुन लो, और जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, अब जैसे MLC का है और जैसे चेयरमैन का उसका, ये भी एक कंफ्यूजन है। एक वर्ड लिखा है जहाँ पर रिजर्वेशन की बात कही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा वर्ड है? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी उस वर्ड को बना करके नोट फॉर सूटेबिलिटी का ये वो करते हैं। अब वो वर्ड है, मुझे एक बात बताइए, पूरा सर्वे कर लो, कहाँ सूटेबिलिटी नहीं मिल रही है आपको? सर्वे करो उस वर्ड की वजह से। और ऐसा जो सर्विस में रिजर्वेशन है ना, वो कहते हैं हायर कास्ट पे रिजर्वेशन, उस पे हायर पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ तो रिजर्वेशन की बात नहीं है। दूसरी बात, संविधान में राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये दो चीज लागू कर दें, कुछ भी जरूरत नहीं है। चल ठीक है सर, आप क्या करने वाले हैं? आप आगे लोग और आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, जो जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। कॉलेजियम सिस्टम एक रिकमेंडिंग बॉडी है जो रिकमेंड करती है सरकार को, और सरकार उसको देखती है और वो प्रेसिडेंट के पास भेजती है और प्रेसिडेंट उस पर वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट जारी करते हैं। तो जो आगे की रणनीति आप कह रहे हैं, हमारा तो अभी यही कहना है कि इस देश में जब तक हम लोगों को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, हम लोग न्यायपालिका में जज नहीं बनेंगे, तो अभी तक जो अन्याय समाज में होता आया है, वह अन्याय कई बार फैसलों में भी देखा जाता है। तो उस अन्याय को रोकने के लिए अगर सही माने में बाबा साहब के अनुयायी
जो वास्तव में जिनके अंदर दर्द और पीड़ा है, जिन्होंने इस समाज को देखा है, दुख उठाया, कष्ट उठाए हैं, वही लोग सही माने में न्याय कर सकते हैं। तो क्या सर इसमें कुछ बार काउंसिलिंग की भी भूमि हो सकती है अगर वो कुछ अपनी तरफ से इसमें करे तो? हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वह भी रोल अदा कर सकती है, उसकी राय ली जा सकती है, लेकिन जो अल्टीमेट जो निर्णय है वह सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार मिलकर के ही इस पर निर्णय लेंगी, तभी यह प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल ट्राइब का हो पाएगा। ठीक है सर जी, लास्ट में हाँ, मेरा ये है दोस्त, देखिए हम रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन हमने तैयार कर लिया है। हमारी मोस्ट और जो इम्पोर्टेंट जो डिमांड है सिर्फ हमारी ये सिस्टम, आप चाहे कोई भी रखें, सिस्टम आप चाहे कोई भी रखें, चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो आपका, चाहे यूपीएससी की तरह एग्जामिनेशन का सिस्टम हो, चाहे और कोई सिस्टम हो, वी वांट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम आवर कम्युनिटी, दैट इज SC ST एडवोकेट। और हमारे जो आपने देखा है, आपके पास आंकड़े होंगे, स्टडीज बताती है कि हमारे बहुत से हाई कोर्ट में देश आज़ाद होने के बाद में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द SC ST कैटेगरी, सो वी वांट द अवर रिप्रेजेंटेशन इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कोई भी व्यवस्था कोई भी हो, हमारी हिस्सेदारी चाहिए, और इस हिस्सेदारी को पाने के लिए हमें किसी भी स्तर तक कहीं भी कोई भी आंदोलन करना पड़ा, हम उसके लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं, पूरी तरह से। अब तो मतलब दो हाथ होंगे ही, जैसे गांव में कहावत है, और जब तक हमें अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाता, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं पूरी टीम के, ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सारी हमारी टीम है यहाँ पे, सारे ऑफिसर्स, ऑफिस बियरर्स हैं, और सभी लोग जो यहाँ आए, और वो हम जो ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।